चलो, तो आज हमारा स्टार्ट होगा वह है घरेलू हिंसा से महिला, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम। इस कानून का ये नाम है, अधिनियम, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम। और अगर समय की बात करें तो वह है 2005, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005। 2005 इसलिए होता है, अभी कुछ दिन बाद आपको संविधान में समझाऊंगा भी। 2005 इसलिए होता है, ये विधेयक जिस भी समय एक सदन से पारित होता है, पारित होने का वर्ष चढ़ जाता है। जैसे पहली बार अगर लोकसभा से पारित 2005 में हुआ तो 2005 लग जाएगा। पहली बार अगर वो राज्यसभा से जिस भी वर्ष पारित हुआ उसमें उसका वर्ष लिखा रहता है 2005। अच्छा, यहां पे मैंने सिर्फ 2005 लिखा है, मैंने यहां पे लागू होने का वर्ष नहीं लिखा है। कानून का बनना अलग होता है, कानून का लागू होना अलग होता है। आपसे अच्छा और कौन समझ सकता है? संविधान, आपका संविधान बना था 1949 में, लागू हुआ था 1900, सही बोल रहा हूं? बिल्कुल। तो ऐसी कानूनों के साथ भी होता है, बनता कोई और वर्ष में भी उसी साल भी हो जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन दोनों अलग हो सकते हैं। बहुत बच्चे इस बात को लेकर डाउट करते हैं। और सही मायने में अगर इस पूरे के पूरे अधिनियम को अगर हम पढ़ेंगे तो यहां पे आपको मिलेंगे 5 अध्याय। पूरे के पूरे अधिनियम को पढ़ने से आपको मिलेंगे अध्याय 5, टोटल 5 अध्याय पढ़ने को मिलेंगे। और मैं बार बार बोल रहा हूं, ये जो अध्याय है वो धारा में बटे होते हैं, तो जो इनके अंतर्गत अगर कुल धाराओं की संख्या की बात करेंगे तो 37। जितने भी अधिनियम है उसमें सबसे पहला आप यही लाइन पढ़ोगे। और बाद में जिस दिन मैं पूरे का पूरा अधिनियम आप लोग को पढ़ा लूंगा, उस दिन हम क्या करेंगे, सभी अधिनियमों का एक लिस्ट बनाएंगे, सभी का वर्ष लिखेंगे, लागू होने का वर्ष लिखेंगे, उसमें कितने अध्याय हैं और उसमें कितने धारा हैं, एक ओवरऑल एक टेबल बना लेंगे। तो इससे उनका वर्ष और वो याद रहेगा अपना। तो एक अध्याय, इसमें कितने अध्याय हैं? 5 अध्याय। और कितने धारा हैं? 37। शुरुआत पढ़ना कैसे किया जाता है? शुरुआत ही जब होगा, ये स्टार्ट होगा तो लिखा रहेगा, इसमें हम सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे? अध्याय नंबर 1। क्या शुरुआत करेंगे? अध्याय नंबर 1। और मैं बात हमें आप याद रखेंगे, जब भी कोई अध्याय 1 किसी भी कानून का पढ़ा रहा जाएगा, चाहे पंचायती राज अधिनियम का हो, चाहे टोनही प्रताड़ना अधिनियम का हो, दहेज निषेध कानून का हो, कोई भी कानून अगर आप पढ़ोगे तो आप एक बात याद रखेंगे, अध्याय नंबर 1 में कितनी धाराएं होंगी? 2। कितनी धाराएं? 2। तो मैं शुरुआत करता हूं। शुरुआत में हम अध्याय नंबर 1। अच्छा, अध्याय नंबर 1 को हमेशा कहा जाएगा प्रारंभिक। इसका नाम क्या रहेगा? प्रारंभिक। देखो, बाद में सब चीज मैं ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, अभी बस शुरुआत है। अधिनियम को पढ़ा कैसे जाता है इस बात को समझाने के लिए सब चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो शुरुआत में हमेशा क्या रहेगा? उसमें प्रारंभिक रहेगा। प्रारंभिक में क्या रहता है? सबसे पहले अगर मैं यहां शुरुआत करूंगा तो हम लोग शुरुआत करेंगे, 37 धारा पढ़ना है। अच्छा, पूरे 37 के 37 आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है, कुछ में उसको जब लागू किया जाता है, जब उसका जरूरत पड़ता है तो उसको पढ़ने का जरूरत पड़ता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमको हर धाराओं को एग्जैक्टली याद करने का जरूरत नहीं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे धारा नंबर 1। सबसे पहले हम पढ़ेंगे धारा नंबर 1। धारा नंबर 1 में हमेशा क्या रहेगा इस बात को समझेंगे। धारा नंबर 1 में आपका रहेगा संक्षिप्त नाम। उनका संक्षिप्त नाम क्या रहेगा? संक्षिप्त नाम क्या रहेगा? और संक्षिप्त नाम के बाद उसमें रहेगा, यह रहेगा प्रारंभ और विस्तार। इसमें रहेगा प्रारंभ और प्रारंभ के साथ यह रहेगा विस्तार। ये 3 बातें हमेशा हर अधिनियम में 3 बात, संक्षिप्त नाम, दूसरे में रहेगा प्रारंभ और तीसरे में क्या रहेगा? विस्तार। इस अधिनियम जो कानून बन रहा है उसका नाम क्या है? तो इसका नाम आप ऑलरेडी ऊपर में लिख रहे हो। क्या लिख डाले हो? घरेलू हिंसा से महिला, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम। संरक्षण अधिनियम, ये इस कानून का, इस अधिनियम का नाम है। ऐसा पढ़ा जाएगा हमेशा। प्रारंभ में क्या हो जाएगा? वो प्रारंभ किस वर्ष से हो रहा है इसके बारे में, दिन लागू किस दिन से होगा वो, और इसके लागू होने का दिन है आपका 26 अक्टूबर 2006। 26 अक्टूबर 2006।
आपके शायद तक अभी जो मैंने संविधान का टेस्ट लिया इसमें प्रश्न पूछा गया था, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम कब से लागू है। याद रखेंगे 26 अक्टूबर 2006, बनने का वर्ष 2005, लागू होने का वर्ष 2006। अगर विस्तार की बात करूं तो याद रखेंगे इनका विस्तार है संपूर्ण भारत में। कहां पे है? संपूर्ण भारत। अच्छा, जिस दिन ये अधिनियम बना उस दिन यहां ऐसा नहीं लिखा गया था। क्या लिखा गया था? जम्मू कश्मीर को छोड़कर। पहले हर अधिनियम में एक लाइन लिखा रहता था, जम्मू कश्मीर को छोड़कर, क्योंकि आप सभी को पता है जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। तो संसद द्वारा जो भी कानून बनाए जाते थे वो जम्मू कश्मीर में लागू होगा या नहीं, ये वहां का विधानमंडल डिसाइड करता था। अब ऐसा नहीं है। आप सभी को पता है आर्टिकल नंबर, हमारे संविधान का आर्टिकल नंबर 370 समाप्त कर दिया गया है। पूरा तो समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन लगभग उसमें भी उसके विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया है। और अब ऐसा है कि अब विस्तार की बात करें संपूर्ण भारत में, हर राज्य में कहीं पे भी अगर घरेलू हिंसा हो रहा है तो ये जो अधिनियम बनाया गया है कानून, वो वहां पे लागू हो जाता है। क्लियर है? अगला तो बस इतना ही है। और हर अधिनियम में उसका शुरुआत में संक्षिप्त नाम, उस अधिनियम का प्रारंभ कब से हो रहा है, उस अधिनियम का विस्तार कहां तक है। पहले ये बताना जरूरी रहेगा ये कानून कहां तक लागू होता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? चलो अगला, अगर हम अधिनियम की बात करेंगे तो वह अधिनियम हमारा रहेगा, वह रहेगा धारा नंबर 2। कौन सा हमारा? धारा नंबर 2। और धारा नंबर 2 की अगर हम बात करें तो धारा नंबर 2 में क्या रहता है? परिभाषा। क्या रहता है यहां पे? परिभाषा। परिभाषा काहे की परिभाषा? काहे की परिभाषा? जब इस अधिनियम को बनाया जाएगा, 8 पेज 10 पेज का कानून बनाया जा रहा है, तो उस कानून में जो शब्द लिखे जा रहे हैं, जो भी शब्द, घरेलू हिंसा की परिभाषा, चलो घरेलू हिंसा, या शिकायतकर्ता कौन होंगे, शिकायत का तरीका क्या होगा, हर वो शब्द, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे एक शब्द प्रयोग करेंगे प्रत्यर्थी। कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे? प्रत्यर्थी। या व्यथित व्यक्ति किसको कहेंगे? समझ रहे ना? तो लिखना पड़ेगा जगह जगह। जैसे आप लोग याद करो, जब मैं आप लोग को संविधान पढ़ा रहा था तो मौलिक अधिकार में जब पहुंचा तो मैंने आपका आर्टिकल नंबर 12 पढ़ाया और सबसे पहले पढ़ा दिया राज्य की परिभाषा। इसका मतलब मौलिक अधिकार में जहां जहां पे राज्य शब्द का प्रयोग होंगे उनका मतलब आपको समझना क्या है, इसको क्या कहा जाता है? राज्य की परिभाषा। वैसे ही जब भी कोई अधिनियम बनाया जाता है तो उसमें दूसरा धारा में लिखा जाता है परिभाषा, और वहां पे जितने भी उस अधिनियम में शब्द लिखे जाएंगे, उस अधिनियम में उस शब्द का मीनिंग आपको क्या समझना है, इसकी परिभाषा। और यहां पे जो परिभाषा लिखे जाएंगे वो सिर्फ इस अधिनियम के लिए लागू होंगे, इससे बाहर लागू। बात समझ में आया? तो अगर किसी भी अधिनियम को पढ़ोगे धारा 2 में परिभाषा मिलेगा, और बहुत सारे परिभाषा, हर परिभाषा को आपको नहीं पढ़ना है। 1-2 परिभाषा को मैं बता देता हूं, जब हम मेंस राइटिंग करने जाएंगे तब हमको उस परिभाषा को भी लिखने के लिए पूछा जा सकता है। जैसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में उपभोक्ता कौन होगा, किसको आप उपभोक्ता कहोगे? किसको उपभोक्ता कहोगे? क्या जो किसी उत्पाद को अंतिम रूप से उपभोग कर रहा है वही उपभोक्ता है, या बीच में कोई रिटेलर का काम कर रहा है? एक बड़े व्यापारी से लिया जिन्होंने प्रोडक्ट बनाया लेकिन बेचने के लिए अपने दुकान पे रखा है, आप उसको उपभोक्ता मानोगे या नहीं? कि जो अंतिम रूप से उत्पाद को बेच रहा है सिर्फ वो उपभोक्ता है? तो पूरा परिभाषा लिखना पड़ता है, नहीं तो हर अधिनियम विवाद में फंस जाएगा, इसमें क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। तो उस अधिनियम में प्रयुक्त होने वाले शब्दों की परिभाषा, यहां पे हम क्या लिखेंगे? परिभाषा। परिभाषा में बहुत सारे शब्द समझाए गए, मैं बहुत ज्यादा तो नहीं समझाऊंगा, लेकिन 1-2 शुरुआत है, इसलिए क्योंकि आप लोग का शुरुआती अधिनियम है, इसलिए बीच भाव को समझने के लिए समझेंगे आप। सबसे पहले जैसे यहां पे बात किया गया है शिकायत, शिकायत का परिभाषा है। अब आप लोग को अगर मैं बोलूंगा सर शिकायत, तो इसको कौन परिभाषित करता है लगेगा? सबको पता है शिकायत क्या होता है। शिकायत की अगर हम बात करें तो शिकायत में क्या आएगा? शिकायत किसको बोला गया? परिभाषा इसलिए देना जरूरत पड़ गया, शिकायत किसको बोलेंगे? अगर बोला गया है शिकायत का मतलब बोला गया है किसी व्यक्ति द्वारा, क्या बोला गया है? किसी व्यथित व्यक्ति द्वारा, अभी सिर्फ समझ लो, बाद में इतना डिटेल नहीं पढ़ाऊंगा। किसी व्यथित व्यक्ति द्वारा, किसी व्यथित व्यक्ति द्वारा किया गया लिखित या मौखिक अभिकथन। देखो कैसे जबरदस्त शब्द होते हैं ना,
आगे आप लोग को इसी सब चीज़ों को सीखना है अधिकारी बनने के बाद, क्योंकि आप भी कल के डेट में किसी कानून निर्माण में आपका हाथ होगा। जब आप अधिकारी बनेंगे, प्रमोशन में जाएंगे, आदेश निकालेंगे, सबसे पहले आपको पता है जब आप जाओगे ना, आप कोई भी अधिकारी बनो, चाहे नायब तहसीलदार बनो, चाहे आप आरआई बनो, जब आपको ट्रेनिंग पढ़ेगा ना, तो ये सब अधिनियमों के बारे में सबसे पहले पढ़ाया जाता है। आप जिस समाज को हैंडल करने जा रहे हो, उस समाज में जो जो कानून रेगुलर प्रयोग होते हैं उनके बारे में ज्ञान है। ट्रेनिंग का विषय रहता है, सब ट्रेनिंग में सब सिखाया जाता है। बात समझ में आ रहा है? तभी तो आप एक अच्छे अधिकारी बन पाओगे जब आपको पता हो क्या करना है और क्या नहीं करना है। अनुसूचित जाति के बारे में, अनुसूचित जनजाति, उनके लिए बनाए गए अधिनियमों के बारे में, वो जब आए तो उनके से कैसे व्यवहार करना है। शुरुआत में ही अपना रुतबा शुरू नहीं हो जाना है, नहीं तो ऐसे ऐसे कानून बने हुए हैं ना, पूरा सरकारी नौकरी भज पड़ जाएगा। तो इसलिए बोलता है पहले जान लो फिर काम करो। जरूरी कि नहीं जरूरी, ये सब ट्रेनिंग का विषय होता है। खैर, शिकायत किसको बोलेंगे? किसी व्यथित व्यक्ति फंस गए। कौन सा ये व्यथित व्यक्ति, तो यहाँ पे आप व्यथित व्यक्ति को मैं परिभाषित करूंगा, तो लिखेंगे किसी, याद करेंगे, किसी व्यथित व्यक्ति द्वारा किया गया लिखित या मौखिक। मतलब घरेलू हिंसा में शिकायत जो है लिखित भी किया जा सकता है, मौखिक भी किया जा सकता है। और ये मौखिक शब्द लिखना इसलिए जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है जिस महिला के ऊपर अपराध हो रहा है उसको पढ़ना लिखना आता। और मैं तो कहता हूं जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता उन्हीं के ऊपर ज्यादा घरेलू हिंसा होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसीलिए बोला गया शिकायत दोनों को माना जाएगा। अगला हम क्या पढ़ेंगे? व्यथित व्यक्ति। क्या पढ़ेंगे? व्यथित व्यक्ति। व्यथित व्यक्ति के बारे में बात करेंगे। व्यथित व्यक्ति किसको बात करेंगे? सामान्य शब्दों में बात करूं तो जिनके ऊपर घरेलू हिंसा हो रहा है वह व्यथित व्यक्ति है। और डेफिनेटली ये सिर्फ महिला ही है। इस अधिनियम में सिर्फ और सिर्फ क्या माना गया है? महिला। एक लाइन में आप लोग लिखेंगे जो स्त्री व्यथित व्यक्ति इसको मानेंगे। सबसे पहली बात तो व्यथित व्यक्ति, इतना तो समझ में आ गया, स्त्री है। व्यथित व्यक्ति जो स्त्री के साथ पारिवारिक संबंध में है, उनको कहा जाएगा व्यथित व्यक्ति। फिर यहां पे जो स्त्री के साथ प्रत्यर्थी पारिवारिक संबंध में है, जो स्त्री के साथ प्रत्यर्थी पारिवारिक संबंध में है, उनको कहा गया जाएगा व्यथित व्यक्ति। या यहां पे जो स्त्री के बाद एक कॉमा लगा लेना, मतलब ओवरऑल किसके बारे में बात कर रहे हैं? स्त्री। अब ज्यादा ना समझ में आए आप लोग को, ऑब्जेक्टिव टाइप अगर सॉल्व करना है तब दिमाग में रखेंगे जिनके साथ घरेलू हिंसा हुआ है। जिनके साथ क्या याद रखेंगे? घरेलू हिंसा हुआ है, उनको क्या माना जाता है? व्यथित व्यक्ति। यहां पे एक शब्द आ गया, उसका नाम है प्रत्यर्थी। कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? प्रत्यर्थी। प्रत्यर्थी को सामान्य शब्दों में लिखूं तो जिसने घरेलू हिंसा किया है, जिन्होंने घरेलू हिंसा किया है। इसका मतलब यहां पे दो बातें हैं, दो शब्द हैं, याद रखेंगे। एक आपका जो है वह है व्यथित व्यक्ति और एक है प्रत्यर्थी। ये दोनों के मध्य की लड़ाई है यह अधिनियम। व्यथित व्यक्ति डेफिनेटली याद रखेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकते हैं? एक महिला। क्या हो सकते हैं? और ये जो प्रत्यर्थी है जिन्होंने घरेलू हिंसा किया है, याद रखेंगे यह महिला भी हो सकते हैं और यह एक पुरुष भी। बात समझ में आया? जिनके ऊपर हिंसा हो रहा है वह व्यथित व्यक्ति है और जो हिंसा कर रहा है वह प्रत्यर्थी है। और इसी के लिए यह कानून बनाया गया है कि इनके लिए क्या सुविधाएं दी जा सकती है। जिस महिला के ऊपर घरेलू हिंसा हो रहा है उनको क्या सुविधाएं दी जा सकती है और इनके लिए क्या किया जा सकता है। आईपीसी की धारा के तहत क्या दंड दिया जा सकता है, उनको किस प्रकार का आदेश मजिस्ट्रेट के द्वारा जारी किया जा सकता है, इसी का नाम है यह अधिनियम। पूरे अधिनियम में क्या करेंगे? डेफिनेटली इनको कुछ सहायता उपलब्ध कराएंगे और इनको हम किसी प्रकार से कुछ आदेश देंगे, चाहे दंड का आदेश हो, चाहे उनको कुछ करने या ना करने का आदेश हो।
बिल्कुल यही चीज होगा। तो इसमें हम चर्चा करना शुरुआत करते, समझ में आया कि नहीं आया? तो ये अलग से बराबर अच्छे शब्दों में समझाया जाता है, इतना ज्यादा और आपको ज्यादा डिटेल में समझने का जरूरत नहीं है। अब यहां पे आएगा एक शब्द आता है पारिवारिक संबंध किसको कहेंगे, और अगर इसमें बात करें तो सुन लो, लेकिन सबको परिभाषित किया जाता है। पारिवारिक संबंध का मतलब क्या है? पारिवारिक संबंध का मतलब क्या है? अगर मैं पारिवारिक संबंध का आपको मतलब समझाने जाऊं, किसको कहते हैं आप लोग पारिवारिक संबंध? पारिवारिक संबंध का मतलब क्या है? एक परिवार क्या होता है? परिवार क्या होता है? परिवार साथी, सहयोग परिवार, और कुछ? नंबर 1, खून का रिश्ता नहीं, रक्त का रिश्ता। बोला गया है, अधिनियम की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा ऐसे शब्दों का प्रयोग करें। किसके है? अगर दो व्यक्तियों के बीच में क्या हो? रक्त का रिश्ता हो, खून का संबंध हो। है ना? उसका मतलब आप समझ सकते हैं। यहां पे एक बाप बेटी भी आ सकते हैं, बेटी और बाप भी आ सकते हैं, खून का संबंध है, लेकिन हो सकता है पिताजी ने उनके साथ घरेलू हिंसा किया, मारपीट किया उनके साथ किसी कारण से, वो भी आ सकते हैं। भाई बहन आ सकते हैं, रक्त का संबंध है। हाँ, तो क्यों नहीं आएंगे? कोई जरूरी क्या हर भाई बहन का रिश्ता अच्छा हो? बहुत भाई बहन लोग लड़ते हैं, लड़ते कि नहीं लड़ते? नहीं जानते हो क्या? बहुत लड़ते हैं। जिन लोग लड़ते हैं उन लोग, जमीन के नाम से बहुत लड़ाई झगड़ा होता है, होते रहता है, ऐसे नहीं किसी भी कारण से लड़ाई झगड़ा हो जाता है। पता चला पति पत्नी रह रहे हैं, पति की बहन वहां रह रही है, तो हो सकता है जो पति है, वो जो लड़का है, वो अपने बहन को ही मारपीट कर दे, क्योंकि हो सकता है उनकी पत्नी और उनके बहन के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ। गलती किसी की भी हो सकती है, ऐसा कहना गलत है कि कोई एक ही गलती करे, तो डेफिनेटली वहां पे हिंसा हो गया, किसी भी प्रकार से हिंसा हो गया। तो हिंसा किसी भी प्रकार से होता है, किसी के साथ भी हो सकता है। तो बिल्कुल ये रक्त संबंध बोला गया है, रक्त संबंध। अब परिभाषा नहीं दिया गया है भाई बहन और माँ बाप को छूट है, ऐसा कुछ नहीं, रक्त संबंध हो। नंबर एक पारिवारिक नातेदारी में हो, पारिवारिक नातेदारी में हो। इसका मतलब हो कि दादा दादी के परिवार से या नाना नानी के परिवार से हो, तो भी उसको घरेलू हिंसा माना जाएगा। या अगले इसी में बात हो तो उन लोग साझे निवास में रहते हो, दो लोग साझे निवास में रह रहे हैं, है ना? लिव इन में रह रहे हैं, फॉर एग्जांपल, साझे निवास में रह रहे हैं, लिव इन में रह रहे हैं, लिव इन में नहीं रहे लेकिन रह तो रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। वहां पे भी घरेलू हिंसा। बात समझ में आ रहा है? साझे निवास में रहते हो या विवाह संबंध हो, सबसे बड़ा घरेलू हिंसा क्या हो? विवाह संबंध के कारण हो। ऐसे बहुत लंबा चौड़ा कहानी है, बहुत ज्यादा गहराई में मत जाओ। विवाह संबंध हो या विवाह संबंध के नाते पारिवारिक सहभागिता में रह रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है अपने पत्नी के कोई दूर के रिश्तेदार रह रहे हो, कोई लड़की आई हो, रह रहे हो, पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, उनके साथ हो सकता है घरेलू हिंसा। तो विवाह संबंध के कारण पारिवारिक नातेदारी में हो। बात समझ में आया? उसको भी क्या माना जाएगा? घरेलू हिंसा। अच्छा, इतना ही है। अगर दो रोड में किसी कारणवश लड़के और लड़की का मारपीट हो गया, उदाहरण बताया, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? आजकल लड़की लोग भी बहुत मारते हैं। तो वो घरेलू हिंसा नहीं है। वो बात समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि यहां सटीक नहीं बैठ रहा है, फिर वो सामान्य मारपीट का केस है। जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? इसीलिए बराबर लिखा गया है, किसको बोलोगे आप? घरेलू हिंसा, है ना? और एक महिला के साथ भी घरेलू हिंसा कर सकती है, पुरुष भी महिला के साथ घरेलू हिंसा। ये घरेलू हिंसा की परिभाषा में और बहुत सारे कंटेंट हो। इतने में मैं जो बोल रहा हूं आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? तो ये है परिभाषा। और बहुत सारी चीजों का परिभाषा लिखा जाता है। साझा निवास किसको बोलोगे, इसको भी परिभाषित करते हैं। अब आप हो सकते दोनों मिलकर किराया देते होंगे तो भी साझा निवास है। तो उतने गहराई में आपको जाने का जरूरत नहीं। परिभाषा जो अब ये सब शब्द जो है ना अंदर में प्रयोग होते रहेगा। ठीक है, चलो। तो ये है दो धारा। अध्याय नंबर 1 में मैं हमेशा बोला कितने धारा रहेंगे? 2। और हर अधिनियम में यही विधि से आप पढ़ाई करोगे। शुरुआत में प्रारंभिक ही रहेगा, इसका पूरा नाम क्या है? प्रारंभिक, संक्षिप्त नाम, और यहाँ पे क्या रहेगा? परिभाषा।
उसमें जो नियम बनते हैं ना वो अध्याय नंबर 2 से शुरू होता है। चलो आप यहां पे लिख दूं मैं, अब हमारा शुरुआत कहां पे होगा, अध्याय नंबर 2। पहले ही धारा का नाम क्या रहेगा, धारा नंबर 3। धारा नंबर क्या रहेगा, 3। धारा नंबर 3 में है आपका घरेलू हिंसा क्या है। घरेलू हिंसा क्या है, पहला प्रश्न तो यही बनता है ना, किसको कहोगे घरेलू हिंसा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपसे पूछा जा सकता है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। घरेलू हिंसा क्या कहते हैं, ठीक। और अगर हम लोग घरेलू हिंसा की बात करें तो घरेलू हिंसा 4 प्रकार के। घरेलू हिंसा कितने प्रकार के हैं, 4। यही शब्द आपसे पूछा जाएगा। एक जो है घरेलू हिंसा, उसको कहा जाता है शारीरिक हिंसा को घरेलू हिंसा माना जा रहा है। एक क्या माना जा रहा है, शारीरिक हिंसा। अगर हम बात करेंगे दूसरा है यौनिक, लिखेंगे आप इसको, यौनिक या लैंगिक हिंसा। अगला हम बात करेंगे मौखिक या मौखिक या भावनात्मक हिंसा। अगर हम इसी में एक और बात करेंगे तो वह माना गया है आर्थिक हिंसा। क्या मानना है, आर्थिक हिंसा। 4 प्रकार का हिंसा है और इन चारों को माना जाएगा घरेलू हिंसा। लेकिन घरेलू हिंसा तभी बोला जाएगा जब इस वाले में हिंसा हो, एक संबंध के बीच में हिंसा हो। खैर पहले समझोगे, 4 प्रकार को घरेलू हिंसा माना गया है। क्या क्या हो सकता है, नंबर एक शारीरिक हिंसा, डेफिनेटली मारपीट करना, इवन धक्का देना। क्या बोला गया है, धक्का देना। किसी वस्तु से मारना, किसी वस्तु से मारना, पूरे का पूरा बताया गया है। किसी वस्तु से मारना या उनको चोट पहुंचाना, सब लिख दिया गया है। चोट पहुंचाना, शारीरिक चोट पहुंचाना, या उसी में और बोला गया है पीड़ा देना। उनको क्या देना, पीड़ा देना। ये सब क्या कहलाएगा, शारीरिक हिंसा। और आप समझ में आ गए होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। मारपीट करना, अब मारपीट चाहे बिना वस्तु के करो या वस्तु के साथ करो, सबको क्या माना गया है, शारीरिक। धक्का भी अगर आप दे दिए और उनको बुरा लग गया तो याद रखना, धक्का देने से भी पहले तुम भी सुनो रे, बहुत काम है सबका, तुम्हारा भी शादी होने वाला है, सबके लिए जरूरी है ये, समझ में। मैं कहता हूँ पेपर 7 में डालकर बहुत अच्छा काम किए। पुरुषों को भी पता होना चाहिए धक्का मारना भी एक हिंसा है। ऐसा नहीं ना थोड़ा सा धक्का वक्का मार के निकल गए गुस्से में, है ना, वही है, वो मार सकती हो, उसका कोई देश सुना ही नहीं है ना। चलो वो तो अभी झेलना पड़ेगा। पुरुष लोग बहुत सालों तक आनंद लिए हैं तो कुछ साल तो सजा भोग सकते हो, बात अलग है। हमारा ही किस्मत खराब है कि हम इसी समय हैं। चलो यह अगला है यौनिक या लैंगिक हिंसा में माना गया है, बोला गया है महिलाओं को या जिनके साथ आप पारिवारिक संबंध में रहते हैं उनको अश्लील वीडियो दिखाना या उनके साथ कहा गया अश्लील तस्वीरों को दिखाना। बात तो इतना लिखा गया था, लेकिन बाद में न्यायालय ने यह भी कह दिया इसी अधिनियम के तहत, अगर कोई पति अपने पत्नी के साथ बिना उनकी मर्जी के अगर शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करे तो उसको भी क्या मान लिया जाएगा, यौनिक हिंसा माना जाएगा। ये इस अधिनियम में नहीं लिखा गया था, लेकिन बाद में इस लाइन को माना गया। उसकी मर्जी के खिलाफ आप उससे शारीरिक संबंध नहीं बनाएंगे। तो याद रखेंगे, किसी से अश्लील वीडियो दिखाना या तस्वीर दिखाना या उससे तस्वीर दिखाना, ये भी है। या उसकी मर्जी के खिलाफ उनसे शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करना, ये सब यौनिक या लैंगिक हिंसा। यह हाल फिलहाल का निर्णय है, ये डिसीजन है, और इस डिसीजन पे लेकर विवाद भी हुआ था। मद्रास हाईकोर्ट ने, आपका चेन्नई हाईकोर्ट ने इस निर्णय को बदल भी दिया था। विवाद इसमें चलते रहता है। तो ये यौनिक हिंसा, ये भी एक प्रकार का हिंसा हो गया। अगला है मौखिक या भावनात्मक हिंसा। मौखिक या भावनात्मक हिंसा में सीधी सी बात है, उनको गाली गलौज करना, मारपीट नहीं कर रहे हैं, ना ही यौनिक हिंसा पहुंचा रहे, लेकिन उसके साथ गाली गलौज कर रहे हैं, उनकी भावनात्मक, उनके परिवारों का नाम लेकर। ऐसे बहुत होते हैं, तुम्हारा पापा ऐसा, तुम्हारे घर वाले ऐसे, दोनों साइड से चलता है।
तो मेरे कहने का मतलब है इसको क्या कहा जाता है, इसको मौखिक हिंसा या शादी मर्जी के खिलाफ करना, इसी में माना गया मौखिक हिंसा। उनकी मर्जी के खिलाफ उनका क्या करना, शादी करना। महिला की पारिवारिक और सामाजिक प्रतिष्ठा को आहत पहुंचाना, हो सकता है उनके परिवार में कोई जेल गए हो, या हो सकता है कुछ घटनाएं घट गई होगी किसी कारण, उसको बार बार बोलकर उनको आहत पहुंचाना, उनके प्रतिष्ठा को आहत पहुंचाना, गाली गलौज करना। हाँ, लेकिन अगर उल्टा हो जाए तो सब ठीक है, ठीक है नहीं। चलो, अब आप लोग लड़ाई झगड़ा करोगे ना तो इसी वाले अधिनियम के तहत लड़ाई झगड़ा करना, बोल बोल कर धारा 3 लगा दूंगे, ठीक है। अगला है आर्थिक हिंसा। आर्थिक हिंसा का मतलब यह है व्यथित व्यक्ति के मर्जी के खिलाफ उसके पैसे को खर्च करना। इतना ही नहीं, उसकी मर्जी के खिलाफ उससे हिसाब मांगना। हिसाब भी नहीं मांगना है कि तुम 5,000 लेकर गए थे, कैसे खर्चा हो गया, वो नहीं मांगना, ले गए ठीक है और चाहिए, ऐसा करना है। ठीक है। अच्छा, लेकिन ये बात है उसके पैसे का हिसाब नहीं मांगना है ना, अपने का मांग सकता है वो, ये भी बता देता हूं। हाँ, तो और कैसे उनके पैसे का हिसाब नहीं मांगना है। अगर महिला का पैसा है तो उनसे हिसाब नहीं मांगना है, बोला गया है। इसीलिए एक और बता रहा हूं, पुरुष लोग नहीं, उनको बिल्कुल बताता है, या आप लोग के लिए बता रहा हूं सुरक्षा की दृष्टि से। अगर आप लोग कमा रहे हो, भविष्य में आप लोग सब नौकरी के लिए आए हो, अगर पति आपसे पैसा मांगे तो कैश मत देना, ऑनलाइन देना। भविष्य में बताते बनेगा ये हमेशा मेरे से जबरदस्ती में पैसा मांग लेता था, मेरे मर्जी के खिलाफ मांगा है। अगर आप भविष्य में ऐसा कुछ सोचते होंगे तब की बात है, नहीं तो घर तोड़ने वाली बात है ये। तो ऐसा अगर वो महिला अगर कह दे मेरे से पैसा लिया करता था, परेशान करता था। हाँ, लेकिन ये चीज जरूर है, अगर आप हाउसवाइफ हैं और आपसे अगर वो घर चलाने के लिए, बच्चों के स्कूल फीस के लिए, चिकित्सा के लिए, यदि आपका पति या आपका पारिवारिक संबंधी आपको वो उपलब्ध नहीं करा पा रहा है तो वह भी क्या कहलाएगा, घरेलू हिंसा। अगर एक पिताजी ही उपलब्ध नहीं दे पा रहे अपनी बेटी को, एक पति अपनी पत्नी को पढ़ाई का खर्चा, रहने का खर्चा, जीवन यापन का खर्चा नहीं दे पा रहा है, तो ये भी क्या है, एक घरेलू हिंसा। तो आर्थिक रूप समझ में आ गया, पूरा पैसा कौड़ी का मामला है। ओवरऑल यही राग याद रखना जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हिसाब भी नहीं मांग सकता है वो पति, ठीक है। ऐसा है, बहुत मजा आ रहा है ना सुनने में। हाँ, बहुत बहुत बहुत। अब ये सब क्या होता है, करते समय किसी को नहीं पता रहता है, क्योंकि कोई पढ़ा लिखा नहीं है इतने गहराई में। जब कर लेता है उसके ऊपर लगता है तब पता चलता है भाई तुमने जो पैसा मांगा था वो भी एक अपराध है। समझ में आया, हिसाब भी क्यों मांगे। 4 मतलब 4 ना, ये 3 होगा ना ही 5 होगा, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से प्रश्न आने के चांस बहुत ज्यादा है। ये वाला खासकर धारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। धारा 4, धारा 3 हो गया, धारा 3 समाप्त। तो समझ में आया। कोई आप और प्रकार ढूंढ सकते हो क्या हिंसा और कोई प्रकार से, भारती मैडम? इसके बगैर और कुछ लग रहा है हिंसा होता है? नहीं है ना, मोर देन है। और आप जितना बोलोगे या जितना भी में भी होता होगा कहीं ना कहीं इसी में कवर हो जाएगा, और गहराई है इसमें, और बहुत ज्यादा इससे जानने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? चलो अगला लिखेंगे आप, धारा नंबर 4। हम लोग पढ़ेंगे धारा नंबर 4, लेकिन 1 मिनट ना, अध्याय बदल जाता है, इसमें एक ही अध्याय, अध्याय नंबर 3। आप इससे पहले आप शुरू करेंगे, देखो ऐसी पढ़ने का हमारा तरीका रहेगा। चलो हम बात करेंगे अध्याय नंबर 3, और धारा नंबर क्या है, 4। धारा नंबर क्या बात करेंगे, 4। अब पढ़ते हैं धारा नंबर 4 में क्या दिया गया है। धारा नंबर 4 में दिया गया है शिकायत। शिकायत के बारे में बात किया गया है कि शिकायत कौन कर सकता है। शिकायत, अगर शिकायत के बारे में बात करें, सबसे पहली बात तो प्रश्न बनेगा कौन कर सकता है, कौन कर सकता है, शिकायत कौन कर सकता है।
और आपको प्रश्न बनेगा शिकायत आप किसके पास कर सकते हो, शिकायत आप किसके पास कर सकते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर लग रहा है घरेलू हिंसा हो रहा है तो शिकायत कौन कर सकता है, और अगर शिकायत कौन कर सकता है उसमें बात करें, सबसे पहले बात तो भाई जिनके ऊपर यह अपराध हो रहा है, हिंसा हो रहा है, तो डेफिनेटली यहां पे कौन सा शब्द प्रयोग करूंगा मैं, व्यथित व्यक्ति। अच्छा, जब भी व्यथित व्यक्ति लिखूंगा आपको समझ में आ जाएगा ना, या जब भी प्रत्यार्थी लिखूंगा समझ में आएगा, यही शब्द बार बार प्रयोग है। व्यथित व्यक्ति मतलब पीड़ित महिला जो घरेलू हिंसा से पीड़ित है, व्यथित व्यक्ति शिकायत करता है। नंबर 2, कोई अन्य भी कर सकता है। अन्य का मतलब क्या है, जिनको लग रहा है कि इनके यहां घरेलू हिंसा हो रहा है, लेकिन जिसके ऊपर हो रहा है, हो सकता है ना दबे रहते हैं, कानूनों को नहीं जानते हैं, या पहले समाज में महिलाओं को यह डर रहता था कि हमको अगर घर से निकाल दें, हमारा पति या हमारा सास ससुर हमारा देख रेख ना करे तो हमारा तो जीवन में कोई नहीं है। पहले यह भाव बहुत ज्यादा रहता था ना, इसलिए और ज्यादा घरेलू हिंसा होता था। और पहले बेटी को पिताजी के घर में रहना अलग दृष्टि से देख दिया जाता था, या समाज में उनका नौकरी करना या अलग से जीवन यापन करने को अलग दृष्टि से देखा जाता था। लेकिन आज वर्तमान में ऐसे कोई दृष्टि से नहीं देखा जाता है। आजकल एक अकेली लड़की भी अपना जीवन बहुत अच्छे से जीवन यापन कर सकती है, ऐसा भी है। और अब पढ़े लिखे भी हैं, नो डाउट। पहले पढ़े लिखे नहीं होते थे, इसलिए कैसा जीवन होगा, बच्चे का क्या भविष्य होगा, ये चिंता का विषय बनता था। खैर, नंबर 1 कौन कर सकता है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है, कोई दूसरा व्यक्ति भी कर सकता है जो वहां पे उपलब्ध नहीं, मतलब उसके परिवार से कोई संबंध नहीं है, वो भी एक शिकायत कर सकता है। दोनों को दिया गया, बहुत अच्छा है कि नहीं है। मतलब आप हैं, किसी घर में घरेलू हिंसा होते देख रहे हैं तो आप भी एक शिकायत कर सकते हैं, लेकिन करोगे किसके पास, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है करोगे किसके पास। चलो, तो किसके पास आपको शिकायत करना है, हम बात करते हैं किसके पास शिकायत हमको किसके पास करना है। और अगर हमको शिकायत किसके पास करना है, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक्चुअल में इसमें इसी चीज को जानना रहता है। शिकायत डेफिनेटली हर बात का निदान एक जगह है। आप सबसे पहले तो किसके पास कर जाओ, पुलिस के पास, नो डाउट। किसके पास जाओगे, पुलिस। लेकिन हर कोई पुलिस के पास नहीं जा सकता है। तो नंबर 2 अगर मैं बात करूं तो वह है संरक्षण अधिकारी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जानना है। संरक्षण अधिकारी क्या होता है? संरक्षण अधिकारी का मतलब यह होता है, हर जिले में एक संरक्षण अधिकारी नियुक्त करने की बात आगे हम करेंगे। यह संरक्षण अधिकारी महिला भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है, यह भी हम बात करेंगे। इसका मतलब है इस आदमी के सरकारी अधिकारी है, इसकी नियुक्ति सिर्फ इसलिए की जा रही है ताकि आपके जिले में जितने भी घरेलू हिंसा के मामले आते हैं, इनका शिकायत आप सुनोगे और उनके निदान करने का, उस महिला को अंतरिम राहत पहुंचाने का काम आपका रहेगा। इसका काम ही यही रहेगा। देखो, पुलिस का काम सिर्फ यही नहीं है, पुलिस का काम और भी है, लेकिन संरक्षण अधिकारी का काम सिर्फ यही रहेगा कि आप घरेलू से हिंसा से पीड़ित महिलाओं का शिकायत सुनेंगे। और हर राज्य सरकार को यह आदेश जारी किया है कि प्रत्येक जिले में आप एक संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति करो, उनको उनका कर्तव्य समझाओ और वही काम करेगा, वो कोई दूसरा काम नहीं करे। और बोला गया कोशिश करो कि वो महिला ही हो, नहीं होगा तो पुरुष भी चलेगा। लेकिन होता है ना, महिला है तो महिला के भाव से काम करेंगे। अब महिला जा रही है, पुरुष, पता चला पुरुष जो है ऑलरेडी घर में परेशान है, वो देख के भड़क जाएगा। तो इसलिए बोला गया महिलाओं की भावनाओं को जितनी अच्छी महिला समझ सकती कोई और नहीं, लेकिन पुरुष भी हो सकते हैं। नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक और जिसका नाम है सेवा प्रदाता। सेवा प्रदाता का मतलब होता है, आप ऐसा लिखना है तो लिख सकते हो, एनजीओस। एनजीओस होते हैं गैर सरकारी संस्थान होते हैं, जैसे बहुत लोग ऐसे महिला पुरुष 4-5 लोग मिलकर एनजीओस चलाते हैं महिला अधिकारों के उत्थान के लिए, महिला उत्पीड़न से बचाने के लिए बहुत सारे एनजीओस चलाते हैं। उस एनजीओस को भी यह अधिकार दिया जा सकता है। लग रहा है पिछले कुछ वर्षों से वो बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। हाँ, लेकिन एक बात बता दूं, बाद में आप पढ़ोगे, अब अभी से सुन लो, जो सेवा प्रदाता रहता है, अगर ये अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे तो आप इसको किसी भी अधिकार का, किसी भी प्रकार का दंड नहीं दे सकते। वो अपने स्वेच्छा से सेवा देना चाह रहे हैं, तो वो आपकी बातों को नहीं सुने, मेरा शिकायत नहीं सुने, मेरे को वो सेवा नहीं दिए करके आप शिकायत नहीं, हाँ, लेकिन इन दोनों का कर्तव्य निर्धारित होगा। अगर ये कर्तव्य का पालन नहीं कर सकते हैं तो आईपीसी की धारा 498 के तहत इनको दंड दिया जा सकता है। संरक्षण 1 साल का दंड है,
अगर ये अपने कर्तव्यों का पालन ना करे, महिला जो चीज कह रही है उन शिकायत को आप नहीं सुन रहे हो, उनको जो अंतरिम राहत चाहिए वो नहीं दे रहे हो, तो ऐसे में आपको दंड दिया जा सकता है संरक्षण अधिकारी को। बिल्कुल आपको नियुक्त किए तो आपको काम करना पड़ेगा। तो किसके पास शिकायत कर सकते हैं आप? 3 लोगों के पास। 3 मतलब 3, 4 नहीं होगा और ना ही 2 हो, इस अधिनियम के तहत। बात समझे? हमारे भी जिले में एक संरक्षण अधिकारी होगा, अगर सरकार ने नियुक्ति किया होगा तब। क्लियर है? अगला लिखेंगे पीड़िता को जानकारी। ये बहुत ज्यादा चर्चा का विषय नहीं है, जल्दी से इसको मैं खत्म कर देता हूं। पीड़िता को जानकारी, धारा नंबर 5, धारा नंबर 5 में बात करेंगे पीड़िता को जानकारी। ये मेंस में बहुत ज्यादा काम आएगा। पीड़िता को जानकारी, पीड़िता को जानकारी का मतलब क्या है, या व्यथित व्यक्ति को जानकारी के बारे में चर्चा करते हैं। इसका मतलब यह है, जो व्यथित व्यक्ति है, जो पीड़ित महिला है, अगर इन तीनों में से किसी के पास भी जाए तो सबसे पहले उस महिला को जानकारी देना पड़ेगा। और उसको क्या क्या जानकारी देना है उसको आप लोग सिर्फ सुन लीजिए। जैसे वो महिला आई अपनी शिकायत को लेकर, तो सबसे पहले उसको आपको बताना है कि यह एक अधिनियम बना हुआ है, इसके तहत आपको इस प्रकार के संरक्षण प्राप्त होते हैं। पहले तो इस अधिनियम के बारे में ओवरव्यू पर आप बता दो थोड़ा सा, बहुत ज्यादा अब पढ़ा तो नहीं लोगे उसको उस समय, ना वो पढ़ पाएगी उस समय, तो थोड़ा बहुत उसको बता दो। साथ ही साथ उसको ये बात करो कि आपको अभी अंतरिम राहत देख रहे हो, उनको शारीरिक रूप से कोई नुकसान पहुंचा है तो बिल्कुल उनको आपको बताना पड़ेगा। उनको पहले जानकारी दो आप कि आपको निःशुल्क चिकित्सकीय सेवा उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही साथ आपको बढ़ रही महिला, मेरे को तो घर से ही निकाल दिया गया है, लड़ाई झगड़ा ज्यादा हो गया था, तो बिल्कुल उस समय मैं कल की क्लास में बताया था, उसको एक अंतरिम राहत पहुंचाने के लिए आवास की सुविधा, किसकी सुविधा, और इन लोगों का कर्तव्य होगा कि कहां कहां पे आवास की सुविधा है, जहां पे ऐसे लोगों के लिए कल्याणकारी कार्य के लिए सरकार द्वारा या निजी तौर पर संस्थान चलाए जा रहे हैं, उनका जानकारी होना चाहिए। उनका काम रहेगा आपको ये भी निःशुल्क आवास उपलब्ध कराया जाएगा। निःशुल्क अभी जब तक आपका मामला चल रहा है तब तक आपको भोजन का सुविधा होगा, चिकित्सकीय सेवा आपको उपलब्ध किया जाएगा, आपको आने जाने का खर्चा हमारा रहेगा, आप उसका चिंता ना करें, हम सब वो सुविधा आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। इन सब का उनको क्या देना है? जानकारी। बात समझ में आया? तो जल्दी से लिखेंगे, एकदम स्पीड से लिखेंगे क्या क्या उनको जानकारी दिया जाएगा। लिखेंगे उसे संरक्षण आदेश पाने का। नंबर 1 उनको बताना है कि आपको संरक्षण मिलेगा, मतलब संरक्षण आदेश पाने का। उसको संरक्षण आदेश पाने का। उनको सेवा उपलब्धता का, कौन कौन सा सेवा उनके पास उपलब्ध रहेगा, सेवा उपलब्धता का। सेवा उपलब्धता में ही लिख लो आप लोग क्या क्या सेवा मिल सकता है। चिकित्सकीय सेवा, आवासीय सेवा, परिवहन सेवा, विधिक सेवा। और इसी के तहत आप ये याद रखेंगे, लिख डाले क्या, इतना लिख डाले। लास्ट में ये भी बताना है उनको, जब पूरा हो गया तो डेफिनेटली उनको बताना है आईपीसी की धारा, आईपीसी की धारा 498A लिखेंगे। आईपीसी की धारा उनको बताना है अभी महिला को, आईपीसी की धारा 498, आईपीसी की धारा 498 के तहत आप परिवारवाद चला सकते हो, परिवारवाद चला सकते हो, ये बताना है। आप इस धारा के तहत क्या चला सकते हो? परिवारवाद। और उनको ये भी बता सकते हो जिन्होंने आपके ऊपर घरेलू हिंसा किया है उनको 3 वर्ष का कारावास हो सकता है। ये बताओ उस महिला को उस समय। जुर्माना भी, उसमें जो भी जुर्माने का अधिकतम राशि है कुछ याद है क्या? है ना, मतलब प्लस में मजिस्ट्रेट के ऊपर है सब, अधिकतम है ना 3 वर्ष। 3 वर्ष लिया मतलब 3 ही नहीं लगा देना है, अधिकतम कितना वर्ष लिखा जाता है? 3 वर्ष। वो अब अपराध के ऊपर होता है कि उन्होंने धक्का मारा है या किसी चीज से मारा है या शारीरिक हिंसा में मजिस्ट्रेट को लग रहा है अपराध तो हो रहा है, लेकिन अब हो सकता है 100 रुपए ही मांगा था बेचारा तो 3 साल के लिए तो अंदर नहीं कर देना है उसको। तो दंड कितना है, अपराध कितना बड़ा ये भी देखना है। अधिकतम कितने वर्ष का कारावास हो सकता है? 3 प्लस उसके ऊपर। मेरे कहने का मतलब है ये सब किसको बता रहे हैं हम लोग? महिला को। आपको ये सब मिलेगा तो उस समय तो गुस्से में रहेगी, तुरंत बोलेगी लगाओ आईपीसी, उस समय तो डेफिनेटली बोलेगी ये लग चाहिए मेरे को, है ना।
ऐसा है, धीरे धीरे शांत होता है सब, ऐसा है। जिन लोग का शादी नहीं हुआ उन लोग धीरे धीरे बहुत हंस रहे हो ना, आओ इस समूह में भी तब समझ में आएगा। तो ये है पीड़िता को जानकारी। किसके बारे में? ये पीड़िता को जानकारी। हाँ, लेकिन यहां पे नोट करके आप लिख लो। अब एग्जैक्ट धारा के आधार पर नहीं बात कर रहा हूं, लेकिन यहां पे अब बोला गया है शिकायत मिलने पर, लिखो एक नोट करके एक बात लिखो, शिकायत मिलने पर उपरोक्त प्रभारी का यह दायित्व होगा कि शिकायत मिलने पर उपरोक्त प्रभारी का, जो प्रभारी रहेगा, चाहे वो पुलिस प्रभारी हो, चाहे वो संरक्षण अधिकारी का प्रभारी हो, उपरोक्त प्रभारी का दायित्व होगा कि वह व्यथित व्यक्ति को अंतरिम रूप से मतलब शीघ्र, अतिशीघ्र, अंतरिम रूप से काम चलाने के लिए, मतलब अंतरिम रूप से मतलब काम चलाने के लिए आवासीय सुविधा और चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराए। पहले तो देखो भाई, कोई महिला आई है, परेशान है, तो डेफिनेटली लड़ाई झगड़ा तो होते रहेगा, जिसको जो दंड देना है वो दिया जाएगा, लेकिन अभी उसको जो मिनिमम आवश्यकता है वो तो उपलब्ध कराओ। उस महिला को किसी हॉस्पिटल में एडमिट कराइए, या आप उसको डेफिनेटली कहीं पे उसको आवासीय जगह पर लेके जाइए। ये बात समझ में आया ना? उनको अंतरिम रूप से क्या उपलब्ध कराने हैं? आवासीय सुविधा व चिकित्सकीय सुविधा। ये किसके कर्तव्य हो गए? मैं बार बार बोल रहा हूं, इन दोनों के। किसके कर्तव्य हो गए? इनका नहीं होगा, इनका कर्तव्य बताया गया है, इनका कर्तव्य नहीं होगा, बाद में मैं बताऊंगा क्यों नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? वो तो सिर्फ सेवा दे रहे हैं आप लोग, है ना? आपके ऊपर ही अगर कोई केस लगाने लग जाए तो ऐसे कौन सेवा देगा? फिर आपका अधिकार, इसके लिए आपको कोई सैलरी नहीं मिलता है ना? तो ये आपके खुद के किए गए कार्य है, स्वेच्छा से। क्लियर है? जल्दी से लिखेंगे धारा नंबर 8। धारा नंबर 8 5 लिखवाया था, 6 और 7 जो भाव अभी लिख डाले उसी में है धारा 6 7। एकदम धारा, जहां पे जो मैं धारा बताऊंगा ना उस धारा को लिखो, हर धारा को लिखने की जरूरत नहीं है। अगला लिखेंगे धारा नंबर 8 में संरक्षण अधिकारी की बात कही गई। धारा नंबर 8 में संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति की बात कही गई। ये संरक्षण अधिकारी किसके बारे में बात किया गया है? संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति। सुना दूं जल्दी से, सुनो आप। संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति नंबर 1 यहीं पे लिख देता हूं मैं। अभी आपको क्या पढ़ा रहा हूं? धारा नंबर 8। ये लो धारा नंबर 8, सुनते जाएंगे, साथ ही साथ लिखना है तो आप बिल्कुल लिखते जाएंगे। धारा नंबर 8, ये संरक्षण अधिकारी एक सरकारी कर्मचारी से बोला गया है, कानून तो बना है संसद में, लेकिन बोला गया है ये नियुक्त किसके द्वारा किया जाएगा? राज्य शासन द्वारा नियुक्त किया जाएगा। कौन नियुक्त करेगा? राज्य, मतलब शासकीय राज्य शासन के अधीन एक कर्मचारी होगा। बोला गया है प्रत्येक जिले में नियुक्त किया जाएगा, और कम से कम एक तो रखना है। अधिकतम का सीमा निर्धारित नहीं है। हो सकता है यहाँ पे घरेलू हिंसा किसी क्षेत्र में, किसी जिले में बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत सारे शिकायत मिल रहे हैं, तो भाई एक ही अधिकारी को पूरी जिम्मेदारी नहीं दे सकते, इसलिए प्रत्येक जिले में करना है। लेकिन याद रखना इसमें संख्या निश्चित नहीं है, संख्या निश्चित नहीं है, संख्या निश्चित नहीं है। और बोला गया है कोशिश करना है कि वो क्या हो? महिला हो। कोशिश करने बोला गया है, बोला ही नहीं गया है सिर्फ महिला हो। क्या कहा गया है? महिला हो इस बात को प्राथमिकता देना है। संरक्षण अधिकारी महिला हो इस बात को प्राथमिकता देना है। ये बात भी समझ में आया आप लोगों को? अच्छा, अगला इसी में आप याद रखेंगे संख्या निश्चित नहीं है, राज्य शासन द्वारा निर्धारित हो। योग्यता राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। किस, उसका योग्यता क्या होना चाहिए? क्या कोई सीजीपीएससी पास करके आया ग्रेड 2 अधिकारी को लिया जाए या ग्रेड 3 अधिकारी को नियुक्त किया जाए? ये राज्य शासन अपने तरीके से उसकी नियुक्ति करेंगे। बात समझ में आ रहे हैं? योग्यता का कोई भी यहां पे प्रावधान नहीं है। लेकिन ये बात है, यह संरक्षण अधिकारी एक शासकीय सेवक होगा, ये भी बता देता हूं। कोई ऐसा नहीं 3 साल 4 साल के लिए किसी को अपॉइंट नहीं करना है।
योग्यता किसके द्वारा निर्धारित किए जाएंगे? राज्य शासन। जो अब तक मैं पढ़ाया वो समझ में आया? अब इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक पीड़ित व्यक्ति है, व्यथित व्यक्ति, एक प्रत्यर्थी है, किस प्रकार घरेलू हिंसा माना जाएगा, कब घरेलू हिंसा मानोगे ये बात भी मैंने आपको समझा दिया। किसी को भी घरेलू हिंसा, किसी दो लड़के लड़कियों के बीच में लड़ाई हुआ तो हर बात को घरेलू हिंसा नहीं हो। पारिवारिक संबंध में, रक्त संबंध में, विवाह संबंध में, नातेदारी के संबंध में, या एक शब्द याद रखना, कोई साझा निवास में अगर रह रहा है, लिव इन में भी रह रहा है, तो उसको क्या माना जाएगा? घरेलू हिंसा। बात समझ में आया? और एक बात भी और समझ में आएगा, ये शिकायत करने के लिए 3 प्रकार के आदमी होंगे, पुलिस, संरक्षण और सेवा। अच्छा, क्या सेवा आपको मिलने वाला है ये बात भी समझ में आ गया होगा। एक महिला पीड़ित व्यक्ति को क्या महिला मिलेगा? सब निःशुल्क मिलेगा। वो जो 4 प्रकार का सेवा में बोला वो सब। अब समझो, आज ये समझ लो, शिकायत हो चुका है, संरक्षण अधिकारी के पास शिकायत आ चुका है, उनका निवारण कैसे किया जाता है, कैसे आदेश जारी होता है ना? अच्छा, आपसे जरूर पूछा जा सकता है कि घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला या घरेलू हिंसा करने वाले प्रत्यर्थी को अधिकतम कितने वर्ष के दंड का प्रावधान किया जा सकता है? कितना है? प्लस इतना भी लिख सकता है, 3 वर्ष बस लिख देगा, 3 वर्ष प्लस जुर्माना लिख देगा। तो बिल्कुल याद रखना 3 वर्ष। और आप पूरे अधिनियम में जो 7-8 अधिनियम है, सबसे सभी में इंपॉर्टेंट रहेगा आपका दंड। कौन सा अधिनियम में कितना दंड है? दहेज लेने देने के लिए क्या दंड है? कोई दहेज के मामला आया तो दंड किसको मिलेगा? क्या सिर्फ देने वाले को मिले, क्या सिर्फ लेने वाले को मिलेगा, या देने वाले को भी मिलेगा? बात समझ में आ रहा है? सबसे पहला काम तो ये याद रखना है कि इसमें कितना दंड का प्रावधान है। बात समझ में आया? अधिनियम समझ में आ रहा है कैसे पढ़ा जाता है? ठीक, अगले क्लास में घरेलू हिंसा समाप्त। क्लियर है? ठीक।